जय हिंद। मैं पंकज कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। सो ये वैकेंसी उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मास्टर्स में मास्टर्स के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करना चाहते हैं और जो ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हैं या कर चुके हैं, या जिनके पास नेट की सर्टिफिकेट है, यूजीसी, सीएसआईआर, तमाम फील्ड में क्या क्या सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और लास्ट डेट क्या है ये देखेंगे, और बोटनी का जो सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर का वो देखेंगे, एग्जाम पैटर्न देखेंगे, और कितने कितने स्तर पे ये सारी चीज़ें परीक्षाएं होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और कंटिन्यूस वीडियो अभी फिलहाल नहीं आ रही, कारण है उसका क्योंकि आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। वी नीड अ सपोर्ट फ्रॉम यू कि हम लोग और भी ज़्यादा वीडियोस कंटेंट ला सकें। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, यूपीपीएससी का जो है ये साइट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक रहा होगा, रहेगा तो आप उसको देख लेना, हाँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसके थ्रू आप कहीं पे भी कभी भी कोई भी अगर यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देते हो तो ये ज़रूरी रहता है। या फिर उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दोगे तो ये आपका एक अकाउंट बन जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसकी मदद से आप तमाम और भी फॉर्म भर पाओगे। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। सो यहाँ पे है सो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ यूपी एग्जामिनेशन, लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन। सो डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, तो ये तो बीएड वालों के लिए होगा, और ये बीएड और नेट वाले जो भी बच्चे होंगे उनके लिए होगा। सिर्फ बीएड वाले बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं भर सकते, उनके पास नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए। तो इस पे जाओगे आप, अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन पोर्टल खुलेगा, एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, लोग देखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। सो जो लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट एग्जामिनेशन फी बैंक सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 6/10/2025। सो 6 अक्टूबर तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट है। करेक्शन का जो डेट होगा वो है 13 अक्टूबर तक, ठीक है। करेक्शन का जो डेट है वो 13 अक्टूबर तक होगा। चलो, अब इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है और जो इम्पोर्टेंट बातें आपको बतानी है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन होगा, किसी भी प्रकार का आपको ऑफलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं भेजने, ठीक। जो टोटल वैकेंसीज होगी और जो पे स्केल है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज है 1253 है। 1253 वैकेंसीज हैं और अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग है। जो पे स्केल है, ए ग्रुप का ये जॉब है और जो पे स्केल है वो 57,700 से लेके 1,82,400 रुपये करीब है, ठीक है। ये पे स्केल है, ये बेसिक पे स्केल है। तो जो रिजर्वेशन होगा वो यूपी के लोगों के लिए होगा। जैसे रिजर्वेशन जनरल में यूपी को भी नहीं मिलेगा बच्चों को, लेकिन जो जनरल के अलावा जो यूपी के जो कैंडिडेट है, जो एलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए, जैसे एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस, तो ये सारे विद्यार्थियों को उनका रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब उनके पास अपना यूपी का डोमिसाइल होगा, ठीक है। बाकी तमाम विद्यार्थियों के लिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा बहुत ज़्यादा सबके लिए जनरल के रूप में ही होगा। और जो यहाँ पे अनरिजर्व जो या अन इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स बच्चे हैं, उनके जो एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपये प्लस 25 रुपये जो प्रोसेसिंग फ़ी है, कुल मिला के 125 रुपये है एप्लीकेशन फॉर्म। और शेड्यूल ट्राइब के लिए 55 रुपये हैं, 65 रुपये सॉरी। और पीडब्ल्यूडी के लिए
टोटल रुपये है 25 रुपये। एक्स सर्विस मैन जो हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जो हैं, उनके लिए 65 रुपये। सो डिपार्टमेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर, तो उनका जो कैटेगरी है उनके हिसाब से उनको मिलेगा। फ्रीडम फाइटर के जो बच्चे हैं या फिर उनकी वाइफ है उनके लिए। तो रिजर्वेशन की पॉलिसी समझ में आएगी, पे स्केल क्या है, एप्लीकेशन डेट क्या है, ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ गया। ठीक। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा है कि जो भी विद्यार्थी इन सारे सब्जेक्ट्स में है ना, बॉटनी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, कॉमर्स, मिलिट्री साइंस, डिफेंस, फिजिकल एजुकेशन, तीन सारे सब्जेक्ट के लिए बच्चों के लिए, ठीक है, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस एंड पर्सियन, ये सारे बच्चों के लिए जो एलिजिबिलिटी है, मास्टर डिग्री, मास्टर में उनका 55% कम से कम होना चाहिए। ठीक है। या फिर अगर 55% नहीं है तो जो ग्रेड स्केल है, सीजीपीए अगर आपको मिला है तो उनके ग्रेड स्केल को आप कन्वर्ट करके देखना 55% के ऊपर है कि नहीं। तो ठीक है, अदरवाइज आपको यूनिवर्सिटी से आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट पूछ लेना, वो लोग बता देंगे कि सीजी इतनी सीजीपीए पे कितना परसेंटेज होता है। इसके साथ साथ अ, आपका या तो यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीएसआईआर नेट, नेट होना चाहिए। जेआरएफ जरूरी नहीं है, बट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, नेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो स्टेट का जो एसएलईटी और सेट टेस्ट है वो हो, और हैव बीन अवार्डेड पीएचडी डिग्री, या फिर वो पीएचडी डिग्री हो। तो पीएचडी डिग्री हो, अगर नेट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन नेट है और पीएचडी डिग्री नहीं है तो भी चलेगा। नेट और पीएचडी डिग्री कुछ भी नहीं है, एसएलईटी और सेट है तो भी चलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। लेकिन यहाँ पे पीएचडी वाले बच्चों के लिए कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बताई है। सो पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रैंकिंग। अच्छा, ये वाली नहीं। सो द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैव बीन अवार्डेड इन द रेगुलर मोड। रेगुलर मोड का पीएचडी होना चाहिए, डिस्टेंस वाला पीएचडी नहीं चलेगा। सो पीएचडी थेसिस हैव बीन इवेलुएटेड बाय द एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर। दो एक्सटर्नल एग्जामिनर के थ्रू आपका पीएचडी थेसिस इवेल्युएशन होना चाहिए। उसके बाद एक ओपन पीएचडी जो वाइवा वॉइस होता है वो कंडक्टेड हुआ होना चाहिए। पीएचडी कैंडिडेट का पब्लिश दो रिसर्च पेपर, उसके पीएचडी वर्क से रिलेटेड रिसर्च पेपर होना चाहिए। उनके आपके जो पीएचडी है उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर आपका होना चाहिए, दो कम से कम। एटलीस्ट एक रेफरल जनरल में होना चाहिए, एक अच्छा जनरल में होना चाहिए, और एक कोई नॉर्मल जनरल में भी रहेगा तो चलेगा। द कैंडिडेट हैज presented at least two paper based on his her PhD work in conference seminars sponsored funded supported by the CSIR, UGC, ICSSR, CSIR और similar agency। so जैसे इतना कुछ होने के बाद भी आपका जो पीएचडी का वर्क है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंसेज में आपने रिप्रेजेंट किया होगा, जो यूजीसी या आईसीएसएसआर या फिर सीएसआईआर या डीबीटी या फिर तमाम आईसीएमआर जैसे एजेंसी से फंडेड या स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए। ठीक। कुल मिला के ये पीएचडी वालों के लिए थोड़ा सा और एडिशनल कैटेगराइजेशन है, मतलब उसमें और एड ऑन्स है जो आपको करनी होंगे। सो कौन कौन सी सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसीज है, ये देखो, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत। तो इनकी एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी कौन है, जैसे हिंदी में भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उर्दू में कोई नहीं हो तो भी चलेगा, है ना, कोई भी दे सकते हैं। फिर अंग्रेजी, संस्कृत, ड्राइविंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, तो इनमें कोई नहीं, मतलब कोई भी संबंध विषय निर्धारित नहीं किए गए। वैसे भूगोल, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, सैन्य और ग्रह विज्ञान, ये सारे एक बार आप पॉज करके देख लोगे। और वाणिज्य रसायन विज्ञान के लिए व्यवहारिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन या फार्म्यू फार्मास्यूटिकल के बच्चे ये दे सकते हैं। वनस्पति विज्ञान, बोटनी के लिए जो बच्चे हैं, प्लांट साइंस वाले बच्चे या बायोटेक्नोलॉजी वाले या माइक्रोबायोलॉजी वाले, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वाले या बायोकेमिस्ट्री, मेराइन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स,
इन्वायरमेंटल साइंस एंड लाइफ साइंसेज के बच्चे दे सकते हैं। जोलॉजी वाले एनिमल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, फिशरीज एंड लाइफ साइंसेज वाले बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, पर्सियन ये सारे, बाकी गणित, भौतिकी, स- सांख्यिकी। So preferential qualification academic who has the served the, ठीक है, ये तो नहीं है। एज लिमिट जो है, एज लिमिट 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 40 साल से कम होना चाहिए 1 जुलाई 2025 में। ठीक है, दे हैव नॉट बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 1985, 1985 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए, या फिर जुलाई 1 2004 से बाद उनका जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट का जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसके आधार पे है, ठीक है। कई लोग अपना ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट में डिफरेंट होता है। फॉर पीएच एज लिमिट मैक्सिमम 55 साल है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। और रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है यूपी में, जो यूपी के जो छात्र हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है बाय 5 ईयर। ठीक है, चलो। सो मेंस का रिटर्न का जो इंफॉर्मेशन है वो आपको डिटेल में तो अभी हम्म, जो प्री निकलेगा उसके बाद से मेंस होगा। तो जो भी बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे उनके बाद उनके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे वो आपको भेजने पड़ेंगे और अप्लाई करना पड़ेगा, वापस एक नया रजिस्ट्रेशन वापस करना पड़ेगा। सो रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको जो भी आपने प्री क्वालिफाई किया है उसके बाद से उसका डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म का डॉक्यूमेंट, जो रिक्वायर्ड जो कास्ट सर्टिफिकेट है बैग, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही साथ सो कैंडिडेट अदर स्टेट जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर बैकग्राउंड क्लासेस एंड कैंडिडेट अदर स्टेट, उनको 200 रुपये और करीब 225 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी के साथ आपको देना है। एंड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑफ यूपी द फी ऑफ द इज फीस अराउंड 105 रुपीज़, जो मेंस के एग्ज़ाम के लिए आपको देने पड़ेंगे, अभी के लिए नहीं है। फिर से दोहरा रहा हूँ, ये मेंस के एग्ज़ाम की बात हो रही है। ठीक, सो कैंडिडेट फिजिकली सो द कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी यूपी उनके लिए है 25 रुपये हैं। और सो कैंडिडेट एक्स आर्मी पर्सनल और बाकी के लिए एज एन ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी 105 रुपये, बट ओनली द कैंडिडेट ऑफ डीएफएफ वगैरह। So candidates should carefully note they will be have appear in the main examination against the same roll number allotted for the pre-examination। ठीक, सो मेंस एग्जामिनेशन में ये ध्यान दें कि जो प्री में रोल नंबर है उसी के आधार पे आप बैठेंगे। द डेट एंड वैल्यू ऑफ द मेन एग्जामिनेशन शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑन द कमीशन लेटर ऑन द एडमिट कार्ड आएगा मेंस के लिए, अलग से अलग नोटिफिकेशन आएगा। कैंडिडेट सर्विंग द अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर यूज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं कहीं पे तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहीं डालना पड़ेगा। ठीक, सो जो डेट ऑफ बर्थ का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो हाई स्कूल का जो होगा उसी के आधार पर माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी और सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। तो हाई स्कूल कैंडिडेट विल हैव द अटैच his her high school equivalent examination certificate application form number, no other certificate लिखा है shall be acceptable for the date of birth, if it is not attached with the application form it shall be rejected। so application form के साथ अटैच्ड करके आपको देना होगा। ये सारे मेंस की बातें हम लोग देख रहे हैं। और जब एप्लीकेशन फॉर्म जब डालोगे प्री के लिए तो उसमें तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह पूछेगा और डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं ना। सो ओटीआर के बारे में हमने बातें कर ली थी।
वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जनरल इंस्ट्रक्शन, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब जो हम लोग बात करें वो है एग्जाम पैटर्न। तो ये इसको बड़े ध्यान से सुनिए। एग्जाम जो पैटर्न है, जो प्री एग्जाम है, जो प्रारंभिक परीक्षा है ना, प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सारे, और एक प्रश्न होगा, एक एक ही मतलब क्वेश्चन पेपर होगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, और 120 क्वेश्चन में को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग में 30 क्वेश्चन होंगे जिस जो सामान्य अध्ययन से होंगे, तथा प्रत्येक वैकल्पिक जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 90 प्रश्न का होगा, 90 क्वेश्चंस के लिए होगा, ठीक है। वैकल्पिक जैसे अगर आप ज्योग्राफी से हैं तो ज्योग्राफी का वैकल्पिक एक पेपर लोगे, बॉटनी से हो तो बॉटनी का लोगे, गणित से हो तो 90 नहीं होंगे, अगर गणित से है तो फिर 70 प्रश्न होंगे, ठीक है। गणित वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक, अगर आपने गणित लिया है तो उसका 70 क्वेश्चन होगा। कुल पूर्णांक जो मार्क्स होगा 150 मार्क्स का होगा, और जो कट ऑफ होगा वो कभी भी 50% या 40% से ऊपर ही होता है। यहाँ पे देखते हैं कि पेपर का टफनेस और बच्चों की कम्पिटिटिविटी कितनी है, तो 40 से 50% से ऊपर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ चेंज होगा। और जो पेपर होगा टोटल 2 घंटे का होगा। सो जो 30 क्वेश्चन होंगे मुझे लगता है 2 मार्क्स के होंगे, और 90 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, तब जाके टोटल 150 मार्क्स हो जाएगा ऐसा। और जो मुख्य जो भी बच्चे उसमें क्वालिफाई करेंगे प्रीलिमिनरी में, उनको मेंस एग्जाम का मौका मिलेगा। मेंस में परंपरागत परीक्षा है, मतलब कि सब्जेक्टिव टाइप की होगी, एक पेपर होगा। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 10-10 क्वेश्चन दो सेक्शंस में बटे हैं। टोटल 200 मार्क्स का होगा, है ना। क्वेश्चंस 20 हैं, पेपर 200 मार्क्स का है। एक सेक्शन में 80 मार्क्स, दूसरे सेक्शन में 120 मार्क्स होंगे। टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। और जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे, अच्छा यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो इस पे कुछ कमेंट करना भी मेरे लिए सही नहीं रहेगा, ठीक है। सो संगत पाठ्यक्रम में के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्र का स्वरूप एवं अंकों की विभाजन निम्नवत होगा। सो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, तथा वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत होगी। सो प्रत्येक जो खंड ए में होगा 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन होंगे, 8 अंकों के होंगे। खंड बी में 10 क्वेश्चन होंगे, 12 अंकों के होंगे। खंड ए के जो आंसर है वो आपको 125 शब्दों में लिखने हैं, और खंड बी के जो आंसर्स हैं वो 200 शब्दों के अंदर आपको लिखने हैं। और गणित में तो सॉल्यूशन होगा, तो या बायोलॉजी में डायग्राम होगा, फिर भी आपको आ, अपने एक्सप्लेनेशन देने होंगे उसमें, है ना। देहातु है कि उक्त प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम शासन द्वारा अनुमोदित होंगे। सो जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे फिर उनका 25 मार्क्स का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और प्रश्न मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार अभिव्यक्ति परीक्षण में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता और निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। तो इनमें आप देख सकते हो कि इनके बाद टोटल मेंस और जो इंटरव्यू इसके आधार पर फिर टोटल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जो जनरल स्टडीज में मतलब पूछा गया था, हाँ, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज में क्या क्या सिलेबस होगा, ये सबके लिए कॉमन है, तो ध्यान रखिए। जनरल साइंस होगा, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, आपको पता होना चाहिए।
हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भी है उसके बारे में बताना चाहिए। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जियोग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड का ज्योग्राफी बताना चाहिए। मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिकल डाटा एनालिसिस, मेंटल एबिलिटी और स्टैटिकल डाटा एनालिसिस बताना चाहिए। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबव टॉपिक विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। तो ये सारे टॉपिक में जो भी हम लोग ने पढ़ा, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट या फिर हिस्ट्री या इंडियन पॉलिटी, उत्तर प्रदेश के आधार पे आपका जो है एक अच्छी समझ होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इन सारे टॉपिक्स में, ठीक है। बॉटनी का जो सिलेबस है वो मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट बायोलॉजी टू बायोलॉजी, मतलब समझ लो बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल और सेल डिवीजन और माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। और फंडामेंटल प्रोसेसेस, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और तमाम जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के चैप्टर्स होंगे वो। सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, सेल सिग्नलिंग, सेलुलर कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये कुछ इनमें से अधिकतम जो टॉपिक्स है उसकी वीडियोस हमारे चैनल पे भी उपलब्ध है, उसको भी जाके आप देख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। और वो सी एस नेट लेवल पे और गेट लेवल पे हम लोग ने बना रखे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको इसको हेल्प करेंगे, ठीक। और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि सबसे पहले आपको, और लाइव क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा गूगल फॉर्म जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। फोटोसिंथेसिस, प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, सेंसरी फोटोबायोलॉजी है, उसके बाद से सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड द फोटो एसिमिलेट ट्रांसलोकेशन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में मेंडल्स का जो भी काम है, और म्यूटेशन है, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है, या फिर माइक्रोबियल जीन्स है, रिकम्बिनेंट रिकम्बिनेशन है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी, पढ़ना है मतलब। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, सो प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टेक्सोनॉमी, ये पूछा जाएगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली ये, अगर आप ग्रेजुएशन बोटनी से के हो तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है वहाँ पे। नेचुरल हिस्ट्री एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सो ऑर्गेनिज्म ऑफ द हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस, ऑर्गेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न, बायोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, तो सबसे है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल में मतलब द इन्वायरमेंट, हैबिट एंड नेश, पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीसीज इंटरेक्शन, कम्युनिटी इकोलॉजी। सो स्पीसीज इंटरेक्शन, कम्युनिटी इकोलॉजी, ये सब तो फेवरेट टॉपिक है CSIR के भी। इकोलॉजिकल सक्सेशन, फिर इकोसिस्टम इकोलॉजी, बायोजियोग्राफी, अप्लाइड इकोलॉजी और कंजर्वेशन बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, इमरजेंस एंड इवोल्यूशन थॉट, उसके बाद से ओरिजिन ऑफ सेल एंड यूनिसेलुलर इवोल्यूशन, फिर प्लेंटोलॉजी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फिर मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, फिर द मैकेनिक्स मैकेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स, एंड देन अप्लाइड बायोलॉजी, जिसमें जो सारे टेक्निक्स हैं प्लांट बायोलॉजी से रिलेटेड, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड, एंड रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो मेथड है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक। सो बायोफिजिकल मेथड्स जो है NMR, UV, एक्स क्रिस्टलोग्राफी है ना, ये सारी चीज़ें, CD, स्टैटिकल मेथड्स, T टेस्ट, एक्स स्क्वायर टेस्ट, बाकी रेडियो लेबलिंग टेक्निक, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। तो यही सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे अपने लेक्चर्स में, जो आपको CSIR या नेट JRF के प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प करेगी।
और यूजीसी नेट के लिए भी हेल्प करेगी। तो यूजीसी नेट का जो लाइफ साइंसेज मतलब उसमें तो इन्वायरमेंटल साइंसेज होगा, तो उसका थोड़ा सिलेबस अलग है, लेकिन ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो अगर आप लेक्चर्स अवेल करते हो और डायरेक्टली लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, इंक्लूडिंग इस एग्ज़ाम के लिए, बॉटनी या जूलॉजी के लिए, या फिर साथ साथ आपको फ़ायदा होगा गेट, सी एस ए आर, आई आई टी जेम्स, आई सी एम आर डी, डी बी टी तो अब हट ही गए। तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और ये बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के हैं, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो आप उस सब्जेक्ट का आप जाके डायरेक्टली देख सकते हो। और ठीक। हिस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है मुझे। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, एस्टिमेशन, सब्जेक्ट म्यूजिक, ज्ञान वोकल, फिजिकल एजुकेशन, ड्राइंग, पर्सियन। मैं ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली जोलॉजी। तो मिलिट्री साइंस एंड डिफेंस, फिलोसफी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटेशन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल, ये वैकेंसीज है, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। वैकेंसीज देख लेते हैं किसमें कितनी है बोटनी में टोटल, सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसीज है। जनरल में 4 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के 6, ओबीसी के 7, ईडब्ल्यूएस के 8 और डीएफएफ के लिए 9, पीएच के लिए 10 और 11 वुमेन के लिए। ठीक है, 79 वैकेंसीज है बोटनी में। और केमिस्ट्री में 87, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज मुझे दिखनी है वो है, सबसे ज़्यादा बोटनी में ही है। और जोलॉजी, बोटनी और जोलॉजी में बम्पर वैकेंसीज हैं। और जोलॉजी में जो जनरल की वैकेंसीज है लगभग, जनरल के लिए 36 है और बोटनी में 33 है। और कॉमर्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 157। फिर उसके बाद से मुझे दिख रहा है ज्योग्राफी के लिए। और फिर ज्योग्राफी के बाद से बोटनी, जोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स में काफ़ी मात्रा में वैकेंसीज आई हैं। वैकेंसीज का क्या है, घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, इन्होंने ये डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक, जो सिलेबस है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा जोलॉजी का सब्जेक्ट है ना। तो जोलॉजी में नॉन कोऑर्डिनेट से आपको क्वेश्चन पूछेगा। नॉन कोऑर्डिनेट्स में ये सारी चीज़ें सारा पढ़ जाएंगे तो आपको आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स सब क्वेश्चन पूछेगा। इकोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड एवोल्यूशन से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एंटोमोलॉजी, फिश एंड फिशरीज से क्वेश्चन पूछेगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा। और सेल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से पूछेगा। और साइटोजेनेटिक बायोस्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछेगा। मैमेलियन फिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, टेक्सोनोमी एंड इम्यूनोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दैट्स इट। सो टोटल 11 यूनिट्स यहाँ से हैं। तो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात मुझे बतानी है, एग्ज़ाम का डेट। सो यहाँ पे कोई डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है।
इनके द्वारा एक 5 नंबर पे कुछ दिया गया है कि date and time and venue etc. of the examination along with the roll number will be communicated to the candidate through e-admit card. Candidate will have to appear at the center venue allotted to them by the commission. No changes in center venue is permissible and no application shall be entertained in this regard. So candidate ध्यान दो कि एग्जामिनेशन सेंटर ना ही बदले जा सकते ना ही कोई चेंज किया जा सकता है डेट में। तो जब भी डेट आएगा और एडमिट कार्ड आएगा उस हिसाब से आपको डेट और एग्जामिनेशन टाइम पता चल जाएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलें एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।